उत्तर प्रदेश राज्य के रामगढ़ नामक गांव में धनीराम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी बुलबुल के साथ रहता था। धनीराम गांव का मुखिया था। उसका जीवन बहुत खुशहाल था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी तक वो दोनों संतान सुख से वंचित थे। एक दिन धनीराम ने अपने घर में गांव के महान तपस्वी को बुलाया। साधु महाराज, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। बस अब कमी है सिर्फ एक संतान की। यह कमी हम दोनों पति पत्नी के अंदर खाए जा रही है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, धन दौलत ज़मीन जायदाद, लेकिन तुम्हें कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुम दोनों हमेशा दुखी रहते हो। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक संतान की। साधु महाराज, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि हमारे भाग में संतान सुख है या नहीं। तपस्वी बुलबुल और धनीराम के बातें ध्यान से सुन रहा था। उन दोनों के माथे को गौर से देखते हुए तपस्वी बोला, हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों के नसीब में संतान सुख है। आज मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। जल्द ही तुम्हारे घर में एक शिशु का जन्म होगा। तुम दोनों को संतान सुख जरूर मिलेगा। कुछ दिन बाद उसके घर पर एक बच्चा जन्म हुआ। भाग्यवान, देर से ही सही, लेकिन ईश्वर ने हमें संतान सुख दे ही दिया। आपने बिल्कुल सही कहा जी, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। केवल आप ही थे जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। भाग्यवान, हमें यह पुत्र साधु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। हाँ जी, आपने तो बिल्कुल सच कहा। साधु बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया था, तभी तो हमें इतनी बड़ी खुशी मिली। भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि क्यों ना बाबा को घर बुलवाऊं और बेटे का नामकरण करा लूं। हाँ जी, यह तो बात बहुत अच्छा सोचा आपने। आप आज ही बाबा को घर बुला लीजिए। साधु महाराज से हम कुछ पुत्र का नामकरण के साथ साथ इसका भाग्य भी जान लेंगे। फिर धनीराम साधु महाराज को घर पर बुलाता है। आपके आशीर्वाद के कारण हमें पुत्र सुख प्राप्त हुआ है। ओ अच्छा, आखिर तुम्हें संतान सुख मिल ही गया। मैंने तुमसे कहा था तुम दोनों के नसीब में संतान सुख है। हाँ साधु महाराज, इसीलिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हमने आपको घर पर बुलाया है। कृपया आप हमारे पुत्र का नामकरण करें। बेटी, तुम्हारे पुत्र के विवाह का योग इसी गांव में रहने वाली एक पुत्री से बन रहा है। क्या इसी गांव में रहने वाली बेटी के साथ? लेकिन बाबा, इस गांव में तो हमारे बराबरी का कोई नहीं है। फिर वह बच्ची कौन है जिससे हमारे पुत्र का विवाह होगा? उस बच्चे का नाम इसी गांव के 5वें महीने पूर्व एक व्यापार करने वाले परिवार में हुआ है। उसी कन्या से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, मुझे आश्रम में कुछ काम है। भाग्यवान, हमारे गांव में 5 माह पूर्व किस कन्या का जन्म हुआ है? पता नहीं जी। साधु महाराज की भविष्यवाणी ने तो हमें संकट में डाल दिया। पता नहीं वह कन्या कौन है। इस गांव में तो हमसे अमीर कोई नहीं है। मैं आज ही उस बच्चे का पता लगाता हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पूरे गांव में पता लगाओ कि वह बच्ची कौन है। इस तरह धनीराम पूरे गांव में पता लगाता है कि कन्या का जन्म घड़े का व्यापार करने वाले परिवार में हुआ है। तभी धनीराम को पता चलता है कि इसी गांव में रहने वाला लखन जो घड़े बनाकर बेचा करता था, उसके घर में 5 महीने पहले एक बच्ची का जन्म हुआ है। बच्ची की माँ उसे जन्म देकर लखन और उसे अकेला छोड़कर चली गई। यह सब तो पता करने के बाद धनीराम बुलबुल को सब बताता है। क्या हुआ जी, आपका मुंह इतना उतरा क्यों है? क्या बताऊं बुलबुल? हाँ तो बताइए ना, वो बच्चे कौन हैं? भाग्यवान, हमारे गांव में जो लखन और सीता रहते थे ना, 5 महीने पूर्व उन्हीं के यहाँ बच्ची पैदा हुई है। और लखन घड़े बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता है। हमारे बेटे का विवाह उसी बच्ची से होगा। नहीं बुलबुल, नहीं, मैं उस गरीब को और नीचे कुल के परिवार में रिश्ता नहीं जोड़ सकता। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, हमें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। और फिर लोग क्या कहेंगे कि
उनके गांव के मुखिया ने अपने पुत्र का विवाह एक नीचे कुल की बेटी से कर। यह बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह धनीराम लखन के घर जाता है। धनीराम को देखकर लखन उसे कहता है, मुखिया जी, आप गरीब के घर कैसे आना हुआ। लखन, मैं तुम्हारे घर जरूरी काम से आया हूँ। मैंने सुना है कि कुछ महीने पहले तुम्हारे घर में किसी पुत्री का जन्म हुआ है और उस पुत्री को जन्म देते ही तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। हाँ मुखिया जी, मेरी पुत्री को जन्म देते ही सीता मुझे छोड़कर और मेरी बेटी को इस दुनिया से चली गई। अच्छा लखन, बच्ची की देखभाल कौन करता है। मेरी बेटी की देखभाल मैं ही करता हूँ मालिक। मेरे अलावा उस बच्चे का इस दुनिया में है ही कौन। भाई, तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा एक मित्र है जो अभी तक संतान सुख वंचित है। इस चिंता में उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है। मैंने सोचा है कि क्यों न एक बार वह बात तुम्हें बताई जाए। मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पत्नी के जाने के बाद इस बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। दिन भर यह सारे घड़े बनाता हूँ और फिर इन्हें बेचकर बाजार में चला जाता हूँ। हाँ लखन, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा है। इससे तुम्हारी बेटी का अच्छे से पालन पोषण हो जाएगा और उन्हें भी एक संतान मिल जाएगी। मगर आपके दोस्त मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेंगे ना मालिक। अरे लखन, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मेरा मित्र तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। इतना कहकर लखन अपनी बेटी को मुखिया को सौंप देता है। धनीराम बच्चे को लेकर जंगल के बीचों बीच आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो बेटी, लेकिन मैं यह सब करने के लिए मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की शादी तुमसे हो, इसीलिए इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मुझे मेरे बेटे का भाग्य बदलना है और मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब यह बच्ची थोड़ी देर में ही कुछ जंगली जानवर आकर इस बच्चे को खा जाएंगे। इतना कहकर धनीराम उस टोकरी को जंगल में छोड़कर चला जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रास्ते में एक मछुआरा गुजर रहा था। काश आज मुझे कुछ ज़्यादा ही मछलियाँ मिल जाएं। अरे रे रे, इस बच्ची टोकरी में तो किसी का नन्हा बच्चा है। भला ऐसा पाप कौन कर सकता। इतनी मासूम बच्ची को किसी ने जंगल में रखकर छोड़ दिया। फिर वह मछुआरा उस बच्ची को अपने गांव के ज़मींदार के पास ले जाता है। ज़मींदार को वह बताता है कि मालिक, मैं रास्ते से जा रहा था, तभी ये जंगल में मुझे टोकरी में रखी मिली, तो मैं आपके पास ले आया। फिर ज़मींदार उस बच्ची को अपने घर पर रख लेता है और उस बच्चे के माता पिता का पता लगाता है। फिर उसको पता चलता है कि उसी के बगल के दूसरे गांव में लखन की बेटी है। फिर ज़मींदार उस मछुआरे से कहता है, जाके उस गांव से लखन को ले आओ। फिर मछुआरा उस गांव में लखन को बुलाने जाता है, तो लखन जब साथ में आता है, वह अपनी बच्ची को देख के बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर वह पूछता है, मालिक, यह मेरी बच्ची यहाँ कैसे आई। धनीराम मालिक ने तो इसको अपने दोस्त के घर दिया था पालन पोषण करने के लिए, यहाँ कैसे आई। फिर ज़मींदार उसको सारी बात बताता है। फिर लखन कहता है, इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकते हैं मालिक। फिर उसके बाद ज़मींदार कहता है, लखन, तुम्हारी पत्नी नहीं है, हमारे घर भी कोई संतान नहीं है, तुम अपनी पुत्री हमें दे दो। तुम्हारी पुत्री का देखभाल हम अच्छे से कर, विवाह योग होने के बाद इसकी अच्छे परिवार में विवाह कर देंगे। फिर लखन ज़मींदार से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। ठीक है मालिक, आपको मैं अपनी बच्ची सौंप कर जा रहा हूँ। फिर वहाँ से लखन चला जाता है और ज़मींदार उस बच्चे को लेके अपने घर चला जाता है। अपनी पत्नी को जो दिखाता है, उसकी पत्नी कहती है, अरे कितनी प्यारी बच्ची है। फिर दोनों लोग उस बच्चे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।